हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न डिस्कस करेंगे बिकॉज ये आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे ऑनलाइन स्टडी वीडियो के चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो हमारे जो ऑप्शन है ये है सहयोगी प्रोजेक्ट, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण, तीसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। हम आपको बता देते हैं, जो ले वाइगोत्स्की थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने समाज संरचना सिद्धांत के अनुसार बच्चों के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को उत्तम माना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, सहयोगी प्रोजेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, इसके जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, या बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमें बताना है कि जो अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए कि बच्चों से बातचीत करनी चाहिए और उनका जो दृष्टिकोण होता है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो इसका जो ऑप्शन है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो फ्रेंड्स, जो इवैल्यूएशन होता है उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो क्या होगा, जो आकलन है वो उद्देश्यपूर्ण होगा यदि इससे विद्यार्थियों और जो शिक्षकों की प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, उनको प्राप्त हो। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है बतानी है सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या सुविधादाता। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है हमारी शिक्षक सुविधादाता, सुगमकर्ता और सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है शिक्षक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो उसका जो ऑप्शन है वो ए राइट है, क्योंकि जो शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशन होती है विद्यार्थियों से, वो अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला है एक काल्पनिक लक्ष्य है, दूसरा है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तीसरा है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, चौथा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको शामिल करना टीचिंग के प्रति, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा बताना है गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। दूसरा है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। चौथा है गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो फ्रेंड्स, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कला सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम है। तो इसका जो ऑप्शन है आप देख लीजिए, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, या नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो सुनने में जो असमर्थ बच्चा है वो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, उसको जो एड है वो अवेलेबल करवाई जाए, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। ओके,
सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? आप हाईलाइट करके देख लिया करें कि इसमें हाँ में आपका आंसर पूछा है या नहीं में पूछा है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमें बताना है कि वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है या वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो फ्रेंड्स, जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होता है उसको अगर कक्षा की जो गतिविधियां हैं वो चैलेंजेस नहीं लगती हैं तो वो खुद को कम प्रेरित अनुभव करता है और उसको सब बोरिंग लगने लगता है, तो वो उब जाता है। सो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, कैसे? इसके ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो जो शिक्षिका है अगर वो अपने विषय वस्तु को रियल लाइफ से कनेक्ट करेगी और उसको समझाएगी बच्चों को, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि एक शिक्षिका अगर अपनी प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को बढ़ाती है तो इससे जो आपका अधिगम है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, सो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। अगला है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो ये जो कथन है इनमें से बताना है कौन सा सही है। बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो 11 का जो राइट आंसर होगा कि जो बच्चे होते हैं वो समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक शोधकर्ता तथा पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी सी डी। क्लियर है? सो राइट आंसर होगा बी। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना। तो दंड का उपयोग तो करेंगे नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो वो है अगर उन्हें अपनी तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सके तो उससे विद्यार्थियों में जो संप्रत्यात्मक विकास है उसको प्रोत्साहन मिल सकता है। तो उसका जो ऑप्शन राइट होगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उनकी जो तर्क शक्ति है उसका उपयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहन करना। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो इसके जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, वो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो इसके आप आंसर देख लीजिए। तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक सीखेंगे जहाँ उनकी जो संवेगात्मक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है और वो खुद को अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। सो इसका जो ऑप्शन हमारा ए ही राइट होगा कि जहाँ उनकी जो संवेगात्मक आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाती है और वो अनुभव करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ऑप्शन ए ऑप्शन राइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, उसको पता लग चुका है कि कौवा पक्षी है और अपने अनुभव बताने के लिए उसने भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ऑप्शन हमारा बी और सी सही होगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के प्रोत्साहित कर सके? तो इनमें से कौन सा जो कथन हमारा सही होगा वो होगा कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कई जगह है इसका क्वेश्चन का आंसर आपको डी मिलेगा कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, नहीं ये बाहरी प्रेरणा हो गई, ये इसको बाहरी से उसको मोटिवेशन मिल रहा है बाहर से। तो ऑप्शन इसका डी नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं? तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा
वो हमें बताना है। उनमें चिंता और डर पैदा करके प्रतियोगितात्मक परीक्षण से व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। तो उसका जो आंसर राइट होगा, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में मदद करके उनको आंतरिक रूप से उत्प्रेरित कर सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा कि उनको सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो बताना है। तो इसका जो आंसर राइट होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम है। ये निरंतर व्यापक मूल्यांकन प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो ऑप्शन सी इज राइट। विकास का शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो ये जो दिशा का सिद्धांत है शीर पदाभिमुख, तो ये व्याख्या करता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। सो डी ऑप्शन राइट होगा, प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो ऑप्शन सही जो होगा वो होगा, जो बच्चे में असाधारण योग्यता के लिए आनुवंशिक और पर्यावरण है, ये दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो गौण वाहक कौन से होते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, विद्यालय और यहाँ आस आएगा, आस पड़ोस। ठीक है, तो ये समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो लेवाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण माना गया है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया को माना गया है, सोशल इंटरेक्शन को। तो बी ऑप्शन इज राइट। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये जो उत्तर है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इससे संबंध रखता है। अतः यह जो उदाहरण है ये इसी सोपान के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो बताना है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। सो 25 का जो आंसर सही होगा, जीन पियाजे ने अधिगम के लिए पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन को शिक्षार्थी के लिए आवश्यक माना है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की खोज जो सक्रिय खोजबीन है उसको। अगला है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो हमें बताना है वर्तमान योजनाओं के वर्तमान योजना के अनुरूप प्रारूप निर्माण करने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन समावेशन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में जो संशोधन समायोजन कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो होगा डी ऑप्शन, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण की उपलब्धि कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है। तो 27 का जो आंसर सही होगा वो होगा खोज को प्रोत्साहन देता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। तो ये जो सुझाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कि जो शिक्षक है
उसको चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए वो बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, अगला है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बताना है। तो 29 का जो आंसर सही होगा, आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो आंसर सही होगा, जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा और ले वाइगोत्स्की हैं इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो ऑप्शन हमारा जो बी सही होगा, जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। अगला है, लिंग है तो लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। सो 30 का जो आंसर सही होगा वो होगा सामाजिक संरचना। डी ऑप्शन इज़ राइट। तो फ्रेंड्स, यही थे आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।